न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। चुनाव का आगाज हो गया। चुनाव आयोग ने तारीखें सामने रख दी। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त अपनी अपनी लिस्ट सामने ला रही हैं। युद्ध के मैदान में अपने अपने सिपाही उतार रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी खबर दिखाई देती है जिस पर अक्सर चर्चा होती है। चर्चा ये होती है कि किस तरह से चुनाव के ठीक पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसकी प्लेसमेंट कहां की जाए। आप सीधी बात बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो भयंकर सिलसिला चलता है चुनाव से पहले, ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी कई बार हुआ है। आपको यूपी का चुनाव भी याद होगा कि किस तरह से तबादले शुरू हो गए थे तारीख सामने आते के साथ ही। ऐसा ही कुछ अब हुआ है। और ये शुरुआत जो हुई है इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में डीजीपी की बदली को लेकर हुई है। अब यहाँ पर किनको लाया गया, कैसे लाया गया और किस मंशा से लाया गया, किसकी मंशा इसमें शामिल है, टीएमसी या बीजेपी। जाहिर है इन दोनों का ही रोल यहाँ पर प्रैक्टिकली बनता है, क्योंकि इसके अलावा और भी कई तबादले हुए हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर उनकी जो सेक्रेटरी है उनके बदले यहाँ पर तबादले हुए हैं। उसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है मिजोरम और हिमाचल का, वहां पर तबादले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही अपने फैसले यहाँ पर खास तौर से चुनाव की तारीखें सामने आने के बाद लेने शुरू किए हैं, उससे काफी सनसनी फैल गई है। सवाल ये उठ रहा है कि कौन क्या क्यों कर रहा है, और अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ कर रहा है तो किसके इशारे पर कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि इलेक्शन कमीशन में हम मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी की अगर बात करते हैं तो वो भी आजकल बड़ी शेरो शायरी कर रहे हैं। पिछले एक वीडियो में हमने जिक्र भी किया था। हमने क्या जिक्र किया था, उन्होंने खुलकर सबके सामने ये शायरी की थी। बहुत महीन और बड़े गंभीर सवाल थे जिनको उन्होंने पास कर दिया था, लेकिन शायरी उन्हें याद रही। रात में कभी लिखी, दिन में आकर पूरे देश को सुना दी। लेकिन उसके बाद जो फैसले अभी हो रहे हैं इनके ऊपर चर्चा ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि वो इनके जवाब फिर से ना दे, उसे पास कर दें, लेकिन सवाल जरूरी है। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी से, और ये समझते हैं कि ये जो तबादले हो रहे हैं ये किस साजिश की बू है। क्या वाकई में ऐसा है या फिर इसे एक आम एक्सरसाइज समझकर आगे चलते रहिए, इस तरह की स्थिति है। मुकेश जी को हमारे साथ जोड़िए ताकि हम ये समझ सके ताकि पूरी स्थिति क्या है इसमें। मुकेश जी आप ये बताइए, क्या आपको लगता है इस पूरी स्थिति में क्या क्या ये कोई साजिश है या फिर एक आम एक्सरसाइज है? मुकेश जी। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now in last 2 years again. देखिए विनीता, जब चुनाव आयोग ने कल फैसला लिया कि 6 राज्यों के होम सेक्रेटरी बदले जाएंगे और डीजीपी पश्चिम बंगाल का बदला जाएगा, तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर थी। क्योंकि ठीक चुनाव से पहले अगर 6 राज्यों के गृह सचिव बदले जाते हैं और एक डीजीपी और डीजीपी भी पश्चिम बंगाल का बदला जाता है, तो उसमें इसको आईब्रो उठना, भौहें तनना स्वाभाविक है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन कभी चुनाव का आगाज होने के 48 घंटे के भीतर इतना सख्त कदम उठाएगा, ये किसी को अनुमान नहीं था। अगर आप राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होती तो उन्होंने ये साफ कहा था कि इस बार चुनाव आयोग मेयर एडवाइजरी आयोग नहीं बनकर रहेगा। ये मेरे अखबार ने भी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की बातें लिखी थी और उसमें सैकड़ों उदाहरण गिनाए थे कि जब सिर्फ एडवाइजरी इशू की जाती है चुनाव आयोग से और नोटिस इशू कर दिया जाता है और कुछ होता नहीं है। तो राजीव कुमार ने हमारे अखबार का तो नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि लोग इस प्रकार की खबरें लिख रहे हैं
कि ये आचार संहिता नहीं लाचार संहिता है। तो इस बार ये लाचार संहिता नहीं रहेगी और हम लोग इस पर बहुत सीरियस हैं। हम मॉडल कोड का पालन करना चाहते हैं। तो मॉडल कोड के पालन के का उन्होंने एक तरह से आगाज का संकेत दिया कि 6 राज्यों के होम सेक्रेटरी बदले। पर मुझे इसमें भी फिर से ये बैलेंसिंग एक्ट या कि पॉलिटिकल बैलेंसिंग लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का मुख्य मकसद पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार एक निशाने पर थी और उनको हटाने पर उनका खास जोर रहा। ये भी कहा कि अगले 2-3 जो उनकी मेरिट में अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनके नाम हमें दी जाएँ और आखिरकार संजय मुखर्जी अभी वहाँ पर नियुक्त हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको फिर से वापस डीजीपी राजीव कुमार की ओर ले जाता हूँ। ये बहुत कोई साधारण नाम नहीं है। इनका एक पुराना एक रिकॉर्ड है और इनको क्यों हटाना केंद्र की बाध्यता है, मतलब चुनाव आयोग की बाध्यता है। हालाँकि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये केंद्र की गेम प्लान है जिसको इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इम्प्लीमेंट कराया गया है। तो उसका आप इतिहास जानिए कि ये राजीव कुमार हैं कौन? राजीव कुमार 2016 में भी चुनाव आयोग जब विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल के हो रहे थे, तब सबसे पहला आदेश अगर चुनाव आयोग ने किसी डीजीपी को हटाने का दिया था, तो वो राजीव कुमार थे। यानी कि चुनाव में राजीव कुमार की भूमिका को इलेक्शन कमीशन और बाकी लोग बहुत गंभीर रूप से देखते हैं और ममता बनर्जी उनके बिल्कुल सपोर्ट में खड़ी रही हैं। ममता बनर्जी इतनी स्टॉन्च सपोर्टर हैं राजीव कुमार की कि उनको लगता है कि ये दायां-बायां हाथ है और इलेक्शन कमीशन को लगता है कि अगर राजीव कुमार को अगर हटा दिया, तो उनका ये दायां-बायां हाथ छीनना और काटना हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा-सा और पीछे चलना पड़ेगा आपको। पीछे चलना पड़ेगा जब ये 89 कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं राजीव कुमार। 2012 में इनकी नियुक्ति एक कमिश्नर के रूप में हुई थी कोलकाता के आसपास। 2013 में शारदा चिट फंड स्कैम वहाँ पर बाहर सामने आने लगा था। उसकी बहुत सारी जाँच राजीव कुमार के हाथ में थी और राजीव कुमार के हाथ में होने के नाते वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी पकड़े गए थे। धीरे-धीरे राजीव कुमार एक बड़ा नाम बनते चले गए और ममता बनर्जी के वो बहुत करीबी होते चले गए। 2016 में जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उनको हटाने का आदेश दिया था विधानसभा चुनाव आते ही। लेकिन फरवरी 2019 की जब वापसी हुई तो सीबीआई ने राजीव कुमार के घर पर, उनके प्रतिष्ठानों पर छापा मारा और हद ये हुई थी उस समय कि वो राजीव कुमार के साथ केंद्र अन्याय कर रहा है, इसके विरोध में ममता बनर्जी सड़कों पर धरने पर आ गई थी। यानी कि ये वो अधिकारी है कि एक चीफ मिनिस्टर जिसके लिए अपने मुख्यमंत्री निवास को छोड़ के धरने पर उतर आया था। और ये आप सबको जानकारी है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये आदेश दिया कि इस आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ कोएरिसिव कार्रवाई सीबीआई नहीं करेगी और जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया था, तब जाके ममता बनर्जी ने अपना धरना वापस लिया था। तो ये अधिकारी ममता बनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी उनको बचाने के लिए पूरे प्रयास करती हैं और सेंटर को लगता है कि अगर राजीव कुमार उनके साथ हैं, तो वो बहुत बड़ी मददगार ममता बनर्जी के हो सकते हैं। ऐसे में अगर 6 होम सेक्रेटरीज के रिमूवल या तबादले के बैलेंसिंग एक्ट के रूप में डीजीपी राजीव कुमार को हटाया गया हो, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि इसका सीधे सीधे फायदा बीजेपी को होने वाला है और पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो उसे सपोर्ट करेगी? और खास तौर से अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में स्थितियां जो हैं वो डीजीपी के बदलने से कहीं ना कहीं फेवरेबल हो सकती हैं बीजेपी के लिए भी। देखिए विनीता, मैं इसमें ज्यादा अपने आप को पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहता हूँ।
लेकिन मैं जो सरकमस्टेंशियल बयान पॉलिटिकल पार्टीज के आ रहे हैं उसके हवाले से कहना चाहूंगा, वो ये कि डेरेक ओब्रायन या टीएमसी ने इस पर जो प्रतिक्रिया जाहिर की है वो बहुत टेलिंग है अपने आप में। उन्होंने ये कहा है कि डीजीपी राजीव कुमार के हटाने से ये साबित हो गया है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन एक कठपुतली है और उसके जरिए कुछ काम केंद्र सरकार, मोदी सरकार करा रही है। और जिस अधिकारी को हटाना था उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कान में बोल के इस अधिकारी को हटाया है। हालांकि कोई रीजन ये नहीं बता पाया इलेक्शन कमीशन की इस अधिकारी को क्यों हटाना चाहते हैं। और इसी पर डिमांड टीएमसी की ये भी रही है। आज सागरिका घोष जो उनकी राज्यसभा की नई एमपी बनी है उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्हीं बुधवार को उन्होंने भी जाहिर किया और उनका कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इलेक्शन होने चाहिए। तो रेफरी पर इस समय बहुत आंच है। रेफरी को लेकर उन्होंने बहुत सवाल उठाए हैं और टीएमसी का कहना ये है कि ये कदम इलेक्शन कमीशन के है ही नहीं है। ये कदम तो मोदी सरकार के हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के हैं। जो वो चाह रहा है वो इलेक्शन कमीशन के मार्फत हो रहा है। और राजीव कुमार को जिस ढंग से हटाया गया है वो टीएमसी का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा बयान है इलेक्शन कमीशन का कि वो अपने से कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ हो रहा है वो कहीं कहीं उसके पेंच, उसके तार, उसकी कठपुतली के तार कहीं और है। आपको ये नहीं लगता है कि ईवीएम को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं खारिज हुई हैं, उसके बाद चुनाव आयोग की एक शायरी जो कि सबने सुनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ईवीएम खारिज होने की वजह से यहाँ पर स्थितियां जो है उनके हौसले वहां से उनके तेवर बदले हुए दिखाई दिए और अब और ज्यादा तीखे दिखाई दे रहे हैं। विनीता, मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त की शायरी आपने सुनी, खासतौर से ईवीएम की याचिकाएं खारिज होने के बाद। क्या आपको नहीं लगता कि उससे भी और हौसले बुलंद हुए? देखिए, ईवीएम के खिलाफ जो याचिकाएं खारिज हुई हैं उससे इलेक्शन कमीशन एम्बोल्डन हुआ है और एम्बोल्डन इस हद तक हुआ है कि अब वो शायरी पर उतर आए हैं। वो अब ईवीएम को डिफेंड करने के बजाय ईवीएम के को लेकर मॉकिंग कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं कि किस तरह से कि हसरतें आपकी पूरी नहीं हुई और इल्जाम आप इसको देते हो। मुझे थोड़ा सा मुझे आश्चर्यजनक लगा ये इस प्रकार की शायरी करना। लोकतंत्र में हमारे हम लोग एक बहुत सीरियस इशू से ग्रैपल कर रहे हैं जिसमें मतदाताओं का 100% भरोसा होना चाहिए और वो जिस मुकाम पर जिस स्थान पर राजीव कुमार बैठे हैं उसमें शायरी से काम चलने वाला नहीं है। मुझे लगता है उसमें लोगों की आस्था जीतना, लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत अहम रखता है। इसमें चुनाव आयोग को अपनी तमाम मान्यताएं, अपनी धारणाएं छोड़ के लोग क्या सोचते हैं, लोगों का किस पर भरोसा है, उस बात को सामने रखना होगा। और दुनिया भर के लोकतंत्र उठा लीजिए, वहां सबके बयान ये आते हैं कि बैलेट पेपर इज ए गोल्डन रूल, इज ए गोल्डन स्टैंडर्ड। द वायर की एक रिपोर्ट अभी कल सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के रूल में ही नहीं लिखा है कि ईवीएम सब जगह इस्तेमाल होगी। उसमें लिखा है कि केस बाय केस ईवीएम का इस्तेमाल कुछ जगह हो सकता है। लेकिन हुआ ये कि सब जगह पर ईवीएम का इस्तेमाल कर दिया गया है। ईवीएम इज द रूल नाउ, और एक्सेप्शन बैलेट है जो बैलेट हो ही नहीं पा रहा है। अब तो सरकार चंडीगढ़ का जो अपना खुद का गलत उदाहरण है उसको पेश करते हुए कहने लग गए कि देखो बैलेट में कितनी गड़बड़ी होती है। तो अगर स्केल ये है तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक किसी चीज को डिफेंड करने की तैयारी है। एक ना एक दिन इस बहस को शांत होना होगा कि हम लोग सही मायने में चुनाव या लोकतंत्र चाहते हैं या जो इलेक्शन कमीशन की जो धारणाएं हैं हम उसके आधार पर चलना चाहते हैं।
और इलेक्शन कमीशन की जो धारणाएं हैं वो संविधान के मुताबिक चलती हुई आपको दिख रही है या आउट ऑफ बॉक्स जा रही है? जो चुनाव आयोग की धारणाएं हैं मुकेश जी, चुनाव आयोग की धारणाएं आपको किसके मुताबिक दिखाई दे रही हैं? संविधान के मुताबिक है या किसी और लीक पर है? देखिए, चुनाव आयोग ये मुझे लगता है तय करके बैठ गया है कि ईवीएम इज द लास्ट रिजॉर्ट। आपको मानना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसले हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं, कोई टेम्परिंग की बात नहीं है। लेकिन मुझे ये जिद मुझे ठीक नहीं लगती है। ये आपको तो रेफरी बनाया गया है ना। रेफरी की जिम्मेदारी ये है कि जो टीम मैदान में खड़ी है या जितनी भी मैदान में खड़ी है उन सबसे बात करें, और जिसका उन पर भरोसा हो, जिस चीज पर, भाई सीटी बजाने पर भरोसा है या येलो कार्ड दिखाने पर भरोसा है, रेड कार्ड दिखाने पर भरोसा है, तो इसी तरह से ऐसा नहीं है कि आपने एक टीम का मान लिया कि एक टीम का भरोसा ईवीएम पर है और उसको मान लिया आपने। ये बहस एक दिन आपको शांत करनी पड़ेगी। चुनाव पर भरोसा होना बहुत बड़ा बहुत लाजमी है, नहीं तो फिर एक दिन हम उसी रशिया की तरफ बढ़ेंगे, उसी चाइना की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर पुतिन ने कुछ दिन पहले बोल दिया था कि मैं तो ह्यूज मार्जिन से जीत के आऊंगा। आज वही हो गया, उनको छठी बार राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो अब तो राष्ट्रपति अनाउंस कर दिया करेंगे कि अब की बार फिर से पुतिन सरकार। इस तरह से अगर होगा तो हम में और रशिया में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हम लोगों को भारत रहना है, हम लोगों को चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान नहीं बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि चुनाव आयोग के जो नए नामकरण किए जाते हैं केचुआ आयोग जैसे, उससे हट करके अब कम से कम देश में लोकतंत्र की स्थिति को मजबूत करने का जो काम संविधान में चुनाव आयोग को दिया गया है, इस संस्था को बनाया गया है उस खास काम के लिए, अगर ये उस पर 140 करोड़ लोगों के विश्वास को लेकर ये चलता है तो शायद लोकतंत्र की खूबसूरती इस पूरी दुनिया में, भारत में बनी रहेगी। वरना जिस तरह से मुकेश जी ने उदाहरण दिए हैं रशिया और चाइना की तरह, तो फिर आप इंतजार करिएगा कि ज्यादा दिन वो दूर नहीं जब आप भी इसी तरह से इलेक्शंस के रिजल्ट आने से पहले डिक्लेयर कर देंगे कि किसकी कितनी सीटें आने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।